जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं लैंग्वेज की डेफिनेशंस को पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द क्वालिटीज और द प्रॉपर्टीज या चीफ फीचर्स या डिज़ाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या उसकी खसूसियात या क्वालिटीज़ क्या होती हैं, या जिसे डिज़ाइन फीचर्स भी कहते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 11 different properties of language which are being discussed in your book. तो we will start from the first and obviously then we will move on to the next definitions. तो पहली जो डेफिनेशन है यहाँ पे इसकी जो करेक्टरिस्टिक है जो 11 हैं उनमें से जो पहली इधर हम डिस्कस करेंगे वो पहली क्वालिटी या पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में तफसील से कि द बेसिक और द प्राइमरली लैंग्वेज इज मेंट फॉर द स्पोकन पर्पसेस, दैट वी यूज लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। तो लिखा है लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन, जिसे हमने ये देखें पहली जो इसमें लिखी हुई है लाइन स्टार्ट में कि लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक अहम जरिया है। इसमें से मैं सिलेक्टेड लाइनें जो हैं वो पढ़ूंगा, बाकी आप ज़ाहिर है इसे रीड करेंगे। जिन लोगों ने पता किताबें नहीं खरीदी वो ख़रीद लें, क्योंकि किताब के बगैर तैयारी नहीं होगी। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज़ सेमेस्टर सिस्टम, दिस इज़ नॉट एनुअल सिस्टम कि आप एंड पे पढ़ेंगे और कामयाब हो जाएंगे या मार्क्स ले लेंगे। इधर आपको थ्रू आउट इस सेमेस्टर में अच्छी तरह इंसानों की तरह पढ़ना पड़ेगा। और शुक्र करेंगे ये सिस्टम BS का आपको मिल गया, ना उकाड़ा में है ना कसूर में है, लाहौर में है और आप पढ़ रहे हैं। तो वी शुड नीड टू बी थैंकफुल टू द अथॉरिटीज एज वेल बिकॉज दे हैव पुट अप अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस पॉसिबल। एनी हाउ जो पहली क्वालिटी हम पढ़ रहे थे वो ये थी कि लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कम्युनिकेशन। थ्रू लैंग्वेज वी ट्रांसफर आवर आइडियाज, थॉट्स एंड व्यूज टू अदर। कि लैंग्वेज ही है जिसकी मदद से हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को और अपने व्यूज़ को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी हमारी जो भी राय है, हमारा जो भी नुक्ता नज़र है, उसको हम दूसरों तक जो पहुंचाते हैं वो हमारा जो सोर्स होता है वो लैंग्वेज ही होता है। नो डाउट, बिला शक, देयर आर मैनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमंस, कि और भी कई तरीके हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी कम्युनिकेशन के और भी तरीके हैं, उनमें सबसे इफेक्टिव जो है वो हम जानते हैं और सबसे जो प्रैक्टिकेबल है वो लैंग्वेज ही है। लेकिन लैंग्वेज के अलावा क्या है, ये पेज नंबर 6 का स्टार्ट आ गया बेटा, कि जेस्चर्स हैं, यानी हम इशारों के जरिए बातें समझा लेते हैं। नॉड होता है यानी ये सर हिलाने से, विंग्स आंखों के इशारे से, फ्लैग्स देखे ना झंडे होते हैं, अगर वाइट फ्लैग कहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अमन है, और अगर रेड फ्लैग है तो इसका मतलब है कोई डेंजर है। स्माइल्स, ऑब्वियसली स्माइल भी हमें रिप्रेजेंट करती हैं हमारी, क्योंकि स्माइल हर दफ़ा हम खुशी के इजहार के लिए नहीं कर रहे होते, हम वो तंज के लिए, या स्टिरिकल स्माइल भी होती है, और यानी कि उसके ज़रिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को। हॉर्न्स आप देखते हैं, ये जो हॉर्न्स बजाए जाते हैं, आपको रास्ता चाहिए, गाड़ी में आप जा रहे हैं या मोटर बाइक पे हैं, कुछ भी। शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका होता है। ये जो सहाफ़ी होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, ये कोई फ़र्ज करें कोई इवेंट चल रहा है, कोई स्पीच कर रहा है, तो ये फिर ये शॉर्ट हैंड होता है, यानी कि थोड़े लफ्ज़ों में वो अपने आइडियाज़ को लिख लेते हैं। ये बाकायदा इसकी प्रैक्टिस होती है। और शॉर्ट हैंड से मुतल्लिका ये जो साउंड्स हैं, ये फोनेटिक्स में जो हमारा दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम पढ़ेंगे, उसमें हम तफसील से बात करेंगे। फिर बेटा देखें ये ब्रेल अल्फ़ाबेट क्या होता है। ये उभरे हुए वर्ड होते हैं, यानी कि पेपर इस तरह का होता है कि उस पर वर्ड्स उभरे हुए होते हैं, और ये स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। जिस आदमी ने जिसने ये डिज़ाइन किए थे उसका नाम ही ब्रेल था। ये लोग जो अंधे होते हैं, द पीपल हु कैन नॉट सी, हु आर ब्लाइंड फिजिकली, दे लर्न बाय दिस मेथड। यानी ये भी एक तरीका है हमारा कम्युनिकेशन का। मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, मोर्स कोड होते हैं, सायरन होते हैं, स्केचेस होते हैं, मैप्स होते हैं, एक्टिंग होती है, मिमिंग होती है, किसी की नकल उतारना,
किसी की नकाली करना, डांसिंग, सब कुछ। अब डांसिंग में आप देख लें, वो जो इंडिया में डांस किए जाते हैं उसे कहते हैं कथाकली। कथाकली को अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे या गूगल के, तो आप देखेंगे कि उसमें वो लोग ड्रामा परफॉर्म करते हैं। उनके जो कल्चरल जो प्लेज हैं, या वो जो उनके रामायण और महाभारत हैं, यानी जो मजहबी उनकी कहानियाँ हैं, तो वो करते हैं रिप्रेजेंट। उन्होंने बड़ा एग्जैजरेटेड सा मेकअप किया होता है और ड्रेसेस भी इस तरह के बड़े बड़े पहने होते हैं और खुले खुले, लेकिन उन्होंने बोलना कुछ नहीं होता, यानी कि थ्रू जेस्चर्स, अपने चेहरे के, आंखों के और बॉडी की, जो जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं हम, अपने इन चीज़ों से, यानी जेस्चर से, आंखों से, चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से वो पूरी कहानी को परफॉर्म करते हैं। एंड दे डू नॉट यूज़ एनी वर्ड टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। तो ये भी एक फॉर्म है थिएटर की। लेकिन ये सब जो हैं ये मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के तरीके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल इज़ ह्यूमन लैंग्वेज। अच्छा जी, तो कहते हैं बट ऑल दीज सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एक्सट्रीमली लिमिटेड और दे टू इन टर्न डिपेंड अपॉन लैंग्वेज ओनली। एक तो वो लिमिटेड है और दूसरा वो अल्टीमेटली लैंग्वेज पे ही डिपेंडेंट है। दे आर नॉट एज फ्लैक्सीबल, कॉम्प्रीहेंसिव, परफेक्ट एंड एक्सटेंसिव, यानी कि उतने ना तो उनमें लचक है, ना इतने तफसीली हैं, ना मुकम्मल हैं, और ना ही एक्सटेंसिव होता है जिसे आप एक्सटेंड कर सकें, यानी कि जिसमें मुफस्सल हो, जो जितनी के लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट a form of communication between humans that it is difficult to think of a society without language। ये अंडरस्टूड होता है कि हम कहीं भी कहते हैं, जो कोई बंदा नाम लेता है, जी मैं फलां कंट्री में जा रहा हूँ, मैं फलां कंट्री में जा रहा हूँ, या हम चले जाते हैं, तो वी आर ऑब्वियसली कंसर्न अबाउट द लैंग्वेज। हमारे लिए सोचना ही मुश्किल है कि उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होगी। सो इट्स क्वाइट नेचुरल दैट इफ देयर इज अ कम्युनिटी देयर विल बी अ लैंग्वेज लाजमी होती है। अच्छा जी, तो इट गिव्स शेप्स टू पीपल्स थॉट्स एंड गाइड्स एंड कंट्रोल्स देयर इंटायर एक्टिविटी। ज़ाहिर है वो लोगों की जो थॉट्स होती हैं उसको वो शेप देते हैं, इंसानों को गाइड करती है लैंग्वेज, और उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। दैट वी आर ऑल द टाइम डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज। इट इज़ अ करियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब ये देखें, आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे या जितने भी आपने लिटरेचर आपने पढ़ा है, आपने देखा होगा कि उस लैंग्वेज के साथ हम उनके कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में भी जान पाते हैं। तो ये ना सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है, बल्कि ये हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन को भी प्रिजर्व करती है। मिसाल के तौर पर जो हमारी लोक दास्तानें हैं, हीर रांझा है या कोई और देख लें, उसमें वो जो लैंग्वेज है वो उस वक़्त की सकाफत, उस वक़्त के कल्चर, उस वक़्त के रस्म व रवाज, उनको भी अपने साथ कैरी करती है। And as human thoughts and philosophy are conveyed from one generation to other through the medium of language। देखिए, हीर रांझा है या विलियम शेक्सपियर के वर्क्स हैं, वो आज से कई सदियों पहले लिखे गए हैं, लेकिन वो आज भी हमारे पास मौजूद हैं या प्रिजर्व हैं, तो उसकी वजह लैंग्वेज है कि थ्रू लैंग्वेज दे वर एबल टू रिप्रेजेंट एंड देन देयर वाज अ रिटन लैंग्वेज। हीर तो पहले लोगों को ज़ुबानी याद होती थी, अब भी कई गाँव में ऐसे लोग होंगे, लेकिन ये है कि नाउ विद द हेल्प ऑफ रिटन लैंग्वेज वी आर एबल टू प्रिजर्व एवरीथिंग विच वॉज देयर इन आर सोसाइटी। वो कोई भी सोसाइटी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, बलोची हो, सिंधी हो, फ्रेंच हो, कोई भी हो, लैंग्वेज की मदद से हम अपने विरसे को या हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाते हैं। अच्छा जी, तो क्या है कि हम एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ये सारी जो चीज़ें प्रिजर्व होती हैं वो लैंग्वेज की वजह से होती हैं। तो लैंग्वेज इज़ अबिक्विशियस, यानी कि ये हर जगह प्रेजेंट है, जिसे एवर प्रेजेंट कहते हैं, कि हम कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, कोई भी काम करते हैं, वी आर ऑल द टाइम डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज। और जो तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो लैंग्वेज की वजह से ही या उसकी मरहून मिन्नत होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रीद एंड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन ऑफ मैन। जब हम सांस लेते हैं उसी तरह हमें लगता है कि जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप इमेजिन तो करके देखें कि लैंग्वेज नहीं है तो फिर क्या बनता है, ना हम सोच पाएंगे, ना किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो दैट कैन बी अ वेरी हॉरिफाइंग थिंग। हमारे लिए तो ये सोचना भी बड़ा खौफनाक लगता है। एनिमल्स टू हैव देयर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बट देयर कम्युनिकेशन इज लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मैसेजेस। दैट इज़, यानी कि हम पहले बात करते रहे इस चीज़ पे कि कम्युनिकेशन तो जानवरों में भी होती है, पौधों में
होती है, लेकिन अब ये भी बात करते हैं कि वो लिमिटेड होती है। उनके पास कोई लाइब्रेरीज नहीं है, उनके पास कोई रिटन फॉर्म नहीं है अपनी लैंग्वेज की, और वो लैंग्वेज है ही नहीं, वो सिर्फ एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, देखें भूख लगी है, हंगर होती है तो वो चिल्लाते हैं, या अपने लिहाज से जैसे भी वो अपने आइडिया को कम्युनिकेट करते हैं। फियर होता है फिर भी करते हैं, तो एंगर होता है, गुस्सा होता है फिर भी करते हैं। यानी भूख है, डर है या गुस्सा है, दे आर एबल टू कन्वे देयर मैसेज बट दे कैन नॉट डू इट द वे वी डू इट। यानी कि हम तो हर बात को ही बयान करने की अहलियत रखते हैं। In the case of humans, the situation is entirely different. Human beings can send an infinite number of messages to their fellow beings. It is through language that they store knowledge. देखिए ना, एक तो ये है कि हम इन्फिनिट हम सारी ज़िंदगी में बोलते रहें तो हमारे पास लैंग्वेज या जो ज़ख़ीरा अल्फाज है वो ख़त्म नहीं होगा। और दूसरा कि इसकी वजह से ये स्टोर हाउस है नॉलेज का। यानी कि ये जितनी किताबें हैं, ये देखें कितने मौज़ूआत हैं, फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, अरेबिक, इंग्लिश लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, कितना कुछ है जो कि सिर्फ जो लैंग्वेज की वजह से पॉसिबल हुआ। यानी लैंग्वेज इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। ट्रांसफर इट टू नेक्स्ट जनरेशन एंड योग द प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर टुगेदर। और इसकी वजह से हम अपने माजी को भी देखते हैं, हम अपने फ्यूचर को भी और अपने प्रेजेंट को भी देखते हैं। So this is the first quality or first characteristic या chief feature of language. Now we are going to move on to the next feature. जी बेटा, तो अभी we are going to move on to the next point, which is at the end of the page number 6, which is language is arbitrary. So we have been talking a lot about this phenomena that language is arbitrary. तो इसको अब ज़रा पढ़ लेते हैं, उससे चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी and you will be able to get examples as well, because they are written in the book and you will be able to see them or consult them whenever or whatever you want. So language is arbitrary in the sense that there is no inherent relation between the words of a language and their meanings or the ideas conveyed by them. अच्छा, इनको ज़रा अब इतनी बात को देखते हैं कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। वो कैसे है कि कोई कुदरती इनहेरेंट होता है, विरासती तौर पर या कुदरती तौर पर, नेचुरली कोई रिलेशन नहीं है किसी लैंग्वेज के वर्ड्स में और उनके मीनिंग्स में, या जो वो वाले वर्ड्स जो आइडियाज़ कन्वे कर रहे होते हैं। आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, ये वही है कि कुछ वर्ड हैं जो मतलब जिन्हें हम डेफिनेशन में पढ़ा था तो प्योर कहा था कि प्योर सिंबल्स हैं। जैसे ये ठा की आवाज़ होती है, बैंग, BANG, बैंग, इसकी मैंने आपको मिसाल दी थी, धमाके की आवाज़ के लिए होता है। तो ये बैंग वर्ड और इसका जो साउंड है, यानी कि जिस आइडिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैंग, वो मिलते जुलते हैं। तो वो कहता है बहुत थोड़े वर्ड्स होते हैं जो ऐसे होते हैं, वरना जो रिलेशन होता है वर्ड्स का और आइडिया का या वर्ड्स और मीनिंग का, वो जो होता है वो आर्बिट्रेरी होता है कि उनके दरमियान कोई इनहेरेंट या नेचुरल कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये पेज नंबर 7 पे आए, ब्रैकेट के बाद जो जुमला है वो हम पढ़ते हैं। देयर इज़ नो रीज़न वाई अ फीमेल अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज़ कॉल्ड अ वुमन इन इंग्लिश। कि कोई वजह नहीं है कि हम कहते हैं जी जो इंग्लिश में जो देखें 2 सेक्सेस होते हैं ना, मर्द और औरत को वो वुमन कहते हैं। तो वो कोई जो आर्बिट्रेरी रिलेशन है वो यही है कि उसमें इनहेरेंट या नेचुरल कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वुमन ही कहें। बस उन्होंने अपनी पहचान, आइडेंटिटी के लिए एक वर्ड का इंतखाब कर लिया है जिसे वो वुमन कहते हैं। औरत इन उर्दू, जन इन पर्शियन एंड फेमिन इन फ्रेंच। तो ये देखें सबके लिए हर लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो इसलिए जो रिलेशन आर्बिट्रेरी है। अगर नेचुरल रिलेशन होता, हमने शुरू में पढ़ा कि देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग्स, कि एक जो लफ्ज़ है और उसका जो मानी है उनमें कोई कुदरती या इनहेरेंट रिलेशन नहीं है, वो हमने अपनी पहचान के लिए बनाए हैं, इसलिए वो आर्बिट्रेरी हैं। इसी वजह से अंग्रेज़ी में इसके लिए वर्ड वुमेन है, उर्दू में औरत है, फ़ारसी में जन है और फ्रेंच में इसके लिए फेमिन है। अगला लाइंस देखें, वो आगे इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आ रही है।
कि सिलेक्शन ऑफ दीज वर्ड्स इन द लैंग्वेजेस मेंशन्ड हियर इज प्योरली आर्बिट्रेरी एंड एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री, के हादसाती तौर पर ये जैसे भी, लेकिन इसके लिए कोई वो कमेटी नहीं बनाई गई थी, साइंसदानों ने कुछ नहीं किया, जिस तरह लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, सब ने उस पर सोशल एग्रीमेंट कर लिया कि सब ने मान लिया कि इस चीज़ को हम ये कहेंगे या इस लफ्ज़ का ये मानी है, और उस पर सभी लोगों ने अपना एग्रीमेंट शो किया. तो it is just like christening a newborn baby who may be christened John or James, but once a child is given some name in a purely arbitrary manner, this name gets associated with the child for his entire life and it becomes an important established convention. वो कहते हैं इस तरह लफ्ज़ों के नाम और उनके साथ, या मतलब या दो ही तरीके होते हैं कि एक लफ्ज़ है उसके साथ हमने एक आइडिया को अटैच कर दिया, उसे उसके साथ मिला दिया, या फिर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है हमने उसका नाम रख दिया. ये दो ही तरीके होते हैं नेमिंग के. इसी तरह वर्ड्स बनते हैं और कॉन्सेप्ट्स की पहचान होती है. तो वो मिसाल ये दी है आपकी बुक में कि मतलब एक बच्चा है, वो पैदा हुआ किसी क्रिश्चियन फैमिली में, तो उसका नाम हमने जॉन या जेम्स रख दिया. वो आर्बिट्रेरी है, ज़ाहिर है बच्चा है, बच्चे को जानवर जो होते हैं उनके नहीं भी नाम होते तो वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, जानवर हैं, दरख्त हैं. तो हम क्योंकि इंसान हैं तो हम पहचान के लिए नाम रखते हैं, तो हम जो भी नाम रख देते हैं पहले तो आर्बिट्रेरी ही होता है, लेकिन फिर वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है कि हमें पता होता है कि इस नाम से मुराद वही शख्स है. तो ये पहले आर्बिट्रेरी होते हैं, देन परमानेंटली दे गिव अ सर्टन आइडेंटिफिकेशन कि उधर बच्चा पैदा हुआ है तो वो एक यानी फिजिकल एंटिटी पहले आ गई, नाम हमने बाद में रखा. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लफ्ज़ पहले से मौजूद है, उसके मानी में हमने इजाफा कर दिया, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं बेटा. तो वो कहता है कि इसी तरह लफ्ज़ों के जो हैं उनसे मानी अटैच हो जाते हैं. तो वो कहता है दिस द सिचुएशन इन दिस in the case of language is similar one. The choice of word selected to mean a particular thing or idea is purely arbitrary. कि हमने एक वर्ड का इंतखाब कर लिया और कहा कि इसका ख़ास एक मानी या ये ख़ास आइडिया है जो कि इसके साथ अटैच है, इस प्योरली आर्बिट्रेरी की आर्बिट्रेरी है. दैट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द वर्ड एंड द मीनिंग, नो रिलेशन, नो नेचुरल रिलेशन. एक मसनूई या एक ज़रूरत के तहत एक नेसेसिटी के लिए हमने बना लिया और उसको ही फिर हम उसको एग्री करते हैं और उसको फॉलो करते हैं. तो बट वंस वर्ड इज सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर रेफरेंट, यानी कि एक ख़ास ऑब्जेक्ट के लिए हमने जो एक वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, इट कम्स टू स्टे एज सच, तो फिर वो वही रहता है. इट मे बी नोटेड दैट हैड लैंग्वेज नॉट बीन आर्बिट्रेरी, कि अगर लैंग्वेज आर्बिट्रेरी ना होती यानी वर्ड और मीनिंग का आपस में कोई रिलेशन होता, तो अभी तो नहीं है ना, अगर होता तो देयर वुड हैव बीन ओनली वन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. ज़ाहिर जिस तरह हमने नेचुरल सिलेक्शन की है, अगर सभी वर्ड्स की नेचुरल सिलेक्शन कर लेते तो फिर दुनिया में एक ही ज़ुबान होती. तो क्योंकि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है हर जगह पे, इस वजह से देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड. सो दिस इज द सेकंड property. So now we are going to discuss the third property of language, which is language is a system of systems. तो लैंग्वेज जो है ये एक सिस्टम है जो मुख्तलिफ सिस्टम्स से मिलकर बना है. वो कैसे है कि लैंग्वेज इज नॉट अमॉर्फस, a disorganized और chaotic combination of sounds. ये हमने कह दिया ना आर्बिट्रेरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई मेलोडी नहीं है, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या इसमें जो साउंड कॉम्बिनेशन है उनमें कोई ब्यूटी नहीं है. जिसका मतलब ये है, और वो कहता है कि एनी ब्रिक में बी यूज्ड एनीवेयर इन द बिल्डिंग, या आपके पास ईंटें हैं, आप उसे बिल्डिंग में जहाँ पे मर्जी लगा सकते हैं. But it is not so with sounds और ग्राफिक सिंबल स्टैंडिंग फॉर द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज. लेकिन जो लैंग्वेज की साउंड्स होती हैं, ग्राफिक सिंबल्स होते हैं, ये साउंड्स की रिप्रेजेंटेशन, ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे. तो साउंड्स क्या है कि ये साउंड्स जब मैं बोल रहा हूँ, जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इनके अंदर एक ऑर्डर है, इनके अंदर एक सिमेट्री है, एक तरतीब है. तो वो आगे कहता है कि साउंड्स आर अरेंज्ड इन सर्टन फिक्स्ड और एस्टैब्लिश्ड सिस्टमैटिक ऑर्डर टू फॉर्म मीनिंगफुल यूनिट्स और वर्ड्स. यानी कि वो जो साउंड्स हैं वो एक
सिस्टमैटिक ऑर्डर में आएंगी तो फिर ही मीनिंगफुल होंगी। जैसे CAT कैट है, इस तरह आएगा तो ये इसका मानी बिल्ली होगा। हम इसे TAC कर दें या इसके स्पेलिंग्स को और तरह बदल दें तो देन इट वॉन्ट बी मीनिंगफुल। तो साउंड्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक सिस्टम के तहत सिस्टमैटिक वे में आना जो है वो ज़रूरी होता है। तो एक सर्टन फिक्स्ड और एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर में आते हैं ताकि फिर वो मीनिंगफुल हो सकें। सिमिलरली वर्ड्स आर आल्सो अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर system to frame acceptable meaningful sentences. These systems operate on two levels, phonological and syntactical. अब देख लें phonological level क्या होता है और syntactical level क्या होता है, इसकी तफसील हम देख लेते हैं कि phonological level होता है बेटा उसकी साउंड्स की अरेंजमेंट कैसी है, और syntactical होता है कि सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है। तो फोनोलॉजिकल लेवल तो ये हम साउंड्स की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वे ही होता है जिसके ज़रिए साउंड्स आ सकती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैट अगर ये साउंड प्रोड्यूस होगी तो फिर तो वो मीनिंगफुल है, लेकिन आप उसके स्पेलिंग को या उसकी साउंड्स को के ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो देन इट वॉन्ट बी मीनिंगफुल। अच्छा, दूसरा देखें तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर दूसरा भी डिस्कस करना है कि at phonological level, for example, sounds of language appear in some fixed combination. There is no word. पेज नंबर 8 पे आ जाएं। that start with b, z, l या z, l ऐसी साउंड से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता। तो इसी तरह इंग जो साउंड है ING वाली जो होती है इंग साउंड, उससे भी कुछ नहीं शुरू होता। तो कोई वर्ड जो वो ह पे ख़त्म नहीं होता। तो ये कुछ रूल्स हैं कि ये इस तरह आएंगे। ये होता है फोनोलॉजिकल लेवल। सेंटेंस लेवल पे आप देखें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ऑर्डर हम इंग्लिश में फॉलो करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा। ये देखें आगे मिसाल आ गई, यानी ये है कि उसका स्ट्रक्चर भी एक पर्टिकुलर होता है, यानी आवाज़ों में भी ऑर्डर है और स्ट्रक्चर में, वर्ड स्ट्रक्चर में और सेंटेंस स्ट्रक्चर में। सेंटेंस देखें, द हंटर शॉट द टाइगर विद अ गन, के जो शिकारी था उसने गन की मदद से शॉट किया या फायर लगाया टाइगर को। ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम कहेंगे द टाइगर शॉट अ गन विद हंटर द, यानी ये फिक्रे में कोई सिमेट्री नहीं है, इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, ये मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो इसलिए लैंग्वेज एक सिस्टम है, उसमें दो सिस्टम है। कौन कौन से हैं? पहला है फोनोलॉजिकल के जो साउंड पैटर्न है उसकी एक तरतीब होती है और उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो फिक्रा या वो जो जुमला होगा या जो वर्ड होगा वो मीनिंगफुल नहीं होगा। और दूसरा ये है कि सिंटैक्टिकल लेवल पे भी है कि फिक्रे का एक ग्रामेटिकल लेवल होता है, यानी सब्जेक्ट ने कहाँ पे आना है, वर्ब पे कहाँ पे आना है, ऑब्जेक्ट ने कहाँ पे आना है, ये सब उसके अंदर एक पैटर्न होता है और उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो वो मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज वो मीनिंगफुल नहीं होगा। तो ये 3 क्वालिटीज़ आपकी होगी जी। अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो वी आर मूविंग ऑन टू द टॉपिक दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स और द डिज़ाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। सो द फोर्थ आई मीन quality is that language is primary vocal, and this is on page number 8 कि लैंग्वेज इज़ प्राइमरली वोकल, कि लैंग्वेज का जो बुनियादी मकसद है वो स्पोकन है, यानी बोलने के लिए। कि लैंग्वेज जब बनी है तो इसलिए नहीं बनाई गई थी कि वी आर गोइंग टू राइट डाउन बुक्स, वी आर गोइंग टू राइट डाउन दीज थीसिस और दीज आर्टिकल्स। इसका जो बेसिक मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ बोलने के लिए, यानी कि आप मौजूद हैं एक सोसाइटी में और आपने अपने आइडियाज़ को, अपनी नीड्स को, अपनी नेसेसिटीज़ को बयान करना है। तो उसको बयान करने के लिए जो हमने टूल यूज़ किया उस कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। तो लैंग्वेज बुनियादी तौर पर, यानी कि बुनियादी तौर पर लैंग्वेज का जो मकसद है या लैंग्वेज की जो इन्वेंशन हुई वो इसी वजह से हुई कि वी वांटेड टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। तो ये वोकल है। वोकल क्या होता है कि जो बोलने के लिए हो। लैंग्वेज इज़ प्राइमरली मेड अप ऑफ वोकल साउंड्स ओनली प्रोड्यूस्ड बाय अ फिजियोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो आर्टिकुलेटर्स होते हैं मुख्तलिफ, यानी टंग है, टीथ है, पैलेट है जिसे तालू कहते हैं उर्दू में, थ्रॉट है, फिर ब्रेथ है, ये जितने भी फिज़िकल आर्टिकुलेटर्स हैं इनका पूरा एक मैकेनिज़्म है जो कि मिलता है और फिर हम लैंग्वेज को बोल पाते हैं। तो
ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी में, आई मीन दिस इज समथिंग विच इज़ लिमिटेड टू ह्यूमन बींग्स ओनली. यू वॉन्ट फाइंड एनी क्रो और एनी स्पैरो और एनी बफलो टॉकिंग. दिस इज़ अ कैपेसिटी विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स ओनली. तो ये इंसानों के अंदर ही वो फिजियोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म पाया जाता है जिसकी मदद से हम बोल पाते हैं और वोकल होते हैं. तो इन द बिगिनिंग इट मस्ट हैव अपीयर्ड एज वोकल साउंड्स ओनली, कि शुरू में सिर्फ वोकल साउंड्स होंगी, क्योंकि लैंग्वेज जब स्टार्ट हुई है तो ऑब्वियसली तब से और अब काफ़ी चेंज आ चुकी है. लेकिन बिगिनिंग में वो कह रहा है कि ये वोकल साउंड्स ही थी. ये रिटन फॉर्म जो है ये ऑब्वियसली बहुत अरसा बाद, कई सदियों बाद आया है. तो इन द बिगिनिंग इट मस्ट हैव अपीयर्ड एज अ वोकल साउंड्स ओनली. राइटिंग मस्ट हैव कम मच लेटर एज एन इंटेलिजेंट अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट वोकल साउंड्स, कि वोकल साउंड्स को बयान करने के लिए हमने राइटिंग सिस्टम लाए. पहले तो राइटिंग सिस्टम लाए कि सिर्फ वर्ड्स को हम लिखते थे अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उन जुमलों की शक्ल में. बाद में ये भी डेवलप हो गया कि इन साउंड्स को जो हम बोलते हैं इनको हम रिप्रेजेंट पेपर पे कैसे करेंगे. तो उसके लिए भी फोनेटिक अल्फ़ाबेट होते हैं, जो कि मैं पहले भी कह रहा था आपसे कि उसे हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे तफसील के साथ. अच्छा जी, तो राइटिंग इज ओनली द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज, कि जो हम बोलते हैं उसको हम तस्वीरी शक्ल में जो पेश करते हैं वो राइटिंग है. देयर आर अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस विच कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन टुडे इन द स्पोकन फॉर्म ओनली. कि दुनिया में बहुत सी ऐसी ज़ुबानें आपको आज भी मिल जाएंगी जिनकी रिटन फॉर्म नहीं है. यानी उसकी कई वजूहत हो सकती हैं कि वो सोसाइटीज़ या तो बहुत थोड़ी हैं उनकी पॉपुलेशन, या अगर पॉपुलेशन उनकी रीज़नेबल है भी तो उनके अंदर एजुकेशन नहीं है कि वो अपनी लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में नहीं ला सके. हमारे यहाँ कई ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी जिनको फिर वो उर्दू के स्क्रिप्ट में ही हम लिखते हैं, जैसे ये मेवाती है, रांगड़ी है, इवन बलोची भी, जो कि हमारे सबसे बड़े सूबा जो रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान, उधर बोली जाती है, उसका भी यही इशू है. यानी कि इस चीज़ से ये बात साबित हुई कि लैंग्वेज का बेसिक जो लैंग्वेज जब डेवलप हुई, वजूद में आई, तो ये वोकल थी, यानी ये बोलने के लिए इस्तेमाल की जाती थी. रिटन फॉर्म बाद में आई. तो आज भी ऐसी ज़ुबानें मौजूद हैं जिनकी रिटन फॉर्म नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि लोग उनके नेटिव स्पीकर हैं, उनके बोलने वाले लोग जो हैं वो आज भी मौजूद हैं. तो दे डू नॉट हैव अ रिटन फॉर्म. अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक फर्स्ट, राइटिंग कम्स मच लेटर. तो ये आपके डेली रोज़मर्रा ऑब्जर्वेशन की बात है कि आप देखते होंगे कि बच्चा पहले बोलना सीखता है, उसके बाद फिर वो राइटिंग और रीडिंग की तरफ आता है. ऑल्सो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम अ मैन स्पीक्स मच मोर देन ही राइट्स. तो आप देख लें, हम पाकिस्तानी तो इसमें अव्वल नंबर पे होंगे कि हम लिखते बहुत थोड़ा हैं और बोलते बहुत ज़्यादा हैं. द टोटल क्वांटम ऑफ स्पीच इज़ मच लार्जर दैन द टोटल क्वांटम ऑफ रिटन मटीरियल्स. It is because of these reasons that some linguists say that speech is primary, writing is secondary. कि जो speech है यानी बोलना पहले है, लिखना बाद में है. Writing did have one advantage over speech. It could be preserved in books or records. But with the invention of magnetic tapes or audio cassettes, it has lost that advantage too. कि अब देखें ना, ऑडियो कैसेट हैं, ये जिस तरह मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग कर लें, टेप रिकॉर्डर पे कर लें, कंप्यूटर पे कर लें, लैपटॉप पे कर लें. यानी कि अब देयर आर सो मैनी वेज दैट अब जो स्पोकन लैंग्वेज जिसे वोकल हम कहते हैं, द वोकल पार्ट कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व नाउ. पहले सिर्फ किताबें में हमने रिटन फॉर्म जो होती थी वो होती थी, लेकिन ये पिछली सदी में इतनी तरक्की हुई कि नाउ वी हैव गॉट रिकॉर्डिंग मटीरियल्स एंड वी हैव गॉट द फैसिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग द थिंग्स इवन इन आवर हैंड्स नाउ. तो ये वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है तो अब ये हो गया है कि अब जो स्पोकन फॉर्म है वो भी हमारे पास प्रिजर्व है. The old age proverb pen is mightier than the sword does not hold much ground when one finds that spoken words at the beck and call of a really good orator can do much more than a pen. तो देखें, आपके सामने एक शख्स बोल रहा हो, तकरीर कर रहा हो, तो उसका असर उससे ज़्यादा होगा जितना कि लिखा हुआ होगा, क्योंकि वो ज़िंदा इंसान बोलेगा, उसके अंदर उतार चढ़ाव होगा, और अगर वो एक्सपर्ट हुआ तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा वो मुतासर करने की अहलियत रखता होगा.
Just think of Mark Antony's speech in Julius Caesar that inspired the whole mob into action and spurred them on to a mood of frenzy to burn and kill the enemies of Julius Caesar. तो ये आप को मिसालें मिल जाएंगी 1971 में वो जो मशहूर जो स्पीचेस हैं 1947 की ऑब्वियसली हैं, फिर कायद आज़म की, फिर शेख मुजीब की भी हैं, जुल्फ़कार भुट्टो की जो स्पीचेस हैं वो आज भी पॉपुलर हैं, लोग बहुत शौक़ से सुनते हैं। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो की, और यानी कि कुछ लोग, विंस्टन चर्चिल की मिसाल मैं यहाँ देना चाहूँगा कि उसकी स्पीचेस भी बहुत आला हुआ करती थी। तो ये उसने हिस्टोरिकल एक शेक्सपियर के ड्रामे से रेफरेंस दिया है कि मार्क एंटनी की जो स्पीच थी उसने भड़काया लोगों को, और एक जो मॉब था उसको एक इस तरह की फ्रेंजी यानी कि जुनूनियत में बदल दिया कि उन्होंने लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। तो वो कहता है कि आजकल जितने भी मॉडर्न गैजेट्स हैं, जैसे कि टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, डिक्टाफोन है, ये हमारी जो स्पीच है उसको प्रिजर्व करते हैं, और इस तरह जो हमारी जो स्पीच है, ये वाला जो आइडिया है ये बेहतर है राइटिंग से। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वालिटी विच इज़ लैंग्वेज इज़ सोशल फिनोमिना। जी, तो लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिना, इस करेक्टरिस्टिक को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर कम्युनिकेशन इन अ कम्युनिटी। कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल्स क्या हैं? जो वर्ड्स हैं, जो कि आर्बिट्रेरी हैं, जिनके साथ हमने कुछ मीनिंग्स को अटैच किया हुआ है उन्हें मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो ये कन्वेंशन यानी एक रिवायत पड़ जाती है कि इस चीज़ के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे या इस वर्ड का ये मीनिंग होगा। तो वो कन्वेंशन है और ऑब्वियसली कम्युनिकेटिव है, उसके लिए हम उसकी मदद से हम अपने कम्युनिकेशन कर पाते हैं, अपने वर्ड्स को, अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो वो कम्युनिटी में कम्युनिकेशन के लिए जो हम कम्युनिकेटिव सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं एज अ कन्वेंशन, उसको लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज इन दिस सेंस इज़ अ पोजेशन ऑफ अ सोशल ग्रुप। एक सोशल ग्रुप जो एक लैंग्वेज बोल रहा है वो उसकी पोजेशन होती है, मलकियत होती है। comprising an indispensable set of rules which permits its members to relate to each other। और इसकी वजह से यानी कि एक ज़रूरी हिस्सा है हमारी लैंग्वेज का, जिसकी मदद से हम एक दूसरे से रब्ता कर पाते हैं, एक दूसरे से रिलेशन डेवलप कर पाते हैं। अच्छा जी, तो टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से रब्ता करने के लिए, टू कोऑपरेट विद ईच अदर, एक दूसरे की मदद करने के लिए। इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, सोशल है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो कैसे ये हम हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन सोसाइटी, इट इज़ अ मीन्स ऑफ नरिशिंग एंड डेवलपिंग कल्चर एंड एस्टैब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशन, कि इसकी वजह से कल्चर जो है, सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप करती है और जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं। इट इज़ अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, इट इज़ एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी दैट अ ह्यूमन बीइंग एक्वायर्स अ लैंग्वेज, के कोई भी सोसाइटी में कोई शख्स रहता है तो वो अपनी जो सोसाइटी में लैंग्वेज बोली जा रही होती है उसको एक्वायर करता है, उसको सीखता है। तो वी आर नॉट बॉर्न विद एन इंस्टिंक्ट टू लर्न अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। नाउ कम टू पेज नंबर 10। इंग्लिश, रशियन, चाइनीज़ और फ्रेंच, के हमारे अंदर कुदरती तौर पे ये कोई कैपेसिटी नहीं है या एबिलिटी नहीं है कि हम कोई ख़ास ज़ुबान, चाहे कोई भी मिसाल ले लें, इंग्लिश हो, रशियन, उर्दू, पंजाबी, चाइनीज़, फ्रेंच हो, उसको सीखने की वैसे अहलियत नहीं होती। वी लर्न लैंग्वेज एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि जिस सोसाइटी में हम पैदा होते हैं वही लैंग्वेज सीखते हैं। ये नहीं कि एक बच्चा पैदा हुआ तो इंग्लिश ही बोलेगा, चाहे वो किसी पंजाबी घराने में पैदा हो या किसी थाईलैंड के किसी गांव में पैदा हो या किसी इंडोनेशिया या अमेरिका में कहीं पैदा हो। तो जिस सोसाइटी में जो भी बच्चा पैदा होता है वो उसी सोसाइटी की लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। तो वी लर्न अ लैंग्वेज एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी यूजिंग दैट लैंग्वेज, और बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट सोसाइटी और टू बी अंडरस्टूड बाय दैट स्पीच कम्युनिटी। तो हम जहाँ हमारी दिलचस्पी होती है उस लिहाज से हम उस लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ ये क्रेज़ होता है कि बच्चे पंजाबियों के घर में पैदा हुए हैं लेकिन उन्होंने बोलनी जनाब उन्होंने उर्दू है और दरमियान में थोड़े थोड़े लफ्ज़ इंग्लिश के भी, तो ये हम अपना एक स्टेटस बना लेते हैं।
एनी हाउ जिस तरह हमारी दिलचस्पी होती है वो ज़ुबान को हम बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। वो कहता है कि इफ़ अ लैंग्वेज इज़ नॉट यूज्ड इन एनी सोसाइटी इट डाइज आउट। तो ज़ाहिर है वो सोसाइटी ही डिसअपीयर हो जाती है उसमें अगर लैंग्वेज का यूज़ ना हो, कोई भी लैंग्वेज हो। इफ़ देयर इज़ नो लैंग्वेज देयर कैन नॉट बी एनी सोसाइटी। Language is thus a social event. It can fully be described only if we know all about the people who are involved in it. कि वो जो लोग उस ज़ुबान को बोल रहे हैं वो रहते कैसे हैं, उनके मजहबी ख्यालात कैसे हैं, तहजीबी ख्यालात कैसे हैं, का कल्चर कैसा है, सिविलाइजेशन कैसी है। तो जो भी लैंग्वेज हम स्टडी कर रहे हैं उसके लोगों का, उनके कल्चर का, उनके रहने सहने के और उनके रिवाज, उनके त्यौहार, उसका इल्म होना चाहिए जी। और उनकी शख्सियत कैसी है, जिनकी जिस लैंग्वेज को हम स्टडी कर रहे हैं उसके बोलने वालों के पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं, उनके बिलीफ कैसे हैं, यानी कि उन किन चीज़ों पे वो उनका ईमान है, यकीन है, उनका एटीट्यूड कैसा है, दुनिया के बारे में उनका नॉलेज क्या है, दुनिया से और आपस में रिलेशनशिप कैसा है, उनका सोशल स्टेटस क्या है और किस तरह के कामकाज में अमूमन वो बिज़ी रहते हैं। तो किस चीज़ में वो बातें करते हैं और पहले क्या कुछ कर चुके हैं लिंग्विस्टिकली और नॉन लिंग्विस्टिकली, what happens after and what they are, had a host of facts about them and the situation they are placed in. So this is it for this characteristic. Now we are going to use the same attitude, the same way we are going to discuss the next quality of language, which is language is non-instinctive and conventional. जी, language is non-instinctive and conventional. This is the next quality which we are going to discuss. तो वो क्या है कि no language was created in a day out of a mutually agreed upon formula by a group of humans. लैंग्वेज ये है, ये सेंचुरीज़ में डेवलप होती है आहिस्ता आहिस्ता, कि ऐसा नहीं है कि हम सब बैठ गए और सारे वर्ड्स पे एक वक्त ही में सोशल एग्रीमेंट हो गया और चलो जी ये हमारी लैंग्वेज है और इसके ये मीनिंग होंगे, ये वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, ये स्ट्रक्चर होंगे। ये ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स सेंचुरीज़। इंग्लिश को कितनी ही सदियाँ लगी और इसी तरह उर्दू और पंजाबी भी सेम फिनोमिना है। तो कहता है कि कोई भी लैंग्वेज हो वो एक दिन में नहीं डेवलप हो गई। लैंग्वेज इज़ द आउटकम ऑफ एवोल्यूशन एंड कन्वेंशनल। एवोल्यूशन क्या है कि जो हमने कहा था कि लैंग्वेज वही होती है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जिसमें नए वर्ड्स आते रहते हैं और कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो उससे निकलते रहते हैं, लेकिन नए वर्ड्स का आना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ लैंग्वेज डेड हो जाती है। तो एवोल्यूशन यही होती है कि उसकी ग्रामर में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके मीनिंग्स में चेंज आती रहती है और उसके अंदर नए वर्ड्स आते रहते हैं और नए आइडियाज़ आते रहते हैं उस तरह। फिर एंड कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन क्या है कि आपकी सोसाइटी की पैदावार है जिस पे सभी लोग कन्वेंशनली यकीन कर रहे हों कि एक लफ्ज़ का जो, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि चेयर है तो सभी उस पर एग्रीड होते हैं। जो कोई भी इंग्लिश बोलता है वो मानता है कि चेयर से मुराद क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम बैठ सकते हैं, जिसकी 4 लेग्स होती हैं, 2 आर्म्स होते हैं और एक टेक भी होती है, तो उसको हम चेयर कहेंगे। तो इसमें सारी सोसाइटी एग्रीड होती है, इसी को हम कन्वेंशन कहते हैं कि एक वर्ड आपने और उस पर एक मीनिंग पे आपने सब ने आप राज़ी हो गए, उस पर आपका एक एग्रीमेंट हो गया जी। तो ईच जनरेशन ट्रांसमिट्स दिस कन्वेंशन ऑन टू द नेक्स्ट, के नस्ल दर नस्ल ये जो आइडियाज़ होते हैं कि एक वर्ड का क्या मानी है एक लैंग्वेज में, वो नस्ल दर नस्ल आगे चलता रहता है। कि लाइक ऑल ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस लैंग्वेजेस आल्सो चेंज एंड डाई, ग्रो एंड एक्सपैंड। जैसे संस्कृत की मिसाल है कि वो लैंग्वेज डेड हो चुकी है, वो हिंदुओं के बाद सब मजहबी किताबों में और उनके जब वो ये निकाह वगैरह करते हैं या उनकी जो रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं उसमें वो यूज़ होता है, वरना वो लैंग्वेज यानी ज़िंदा लैंग्वेज या लिविंग लैंग्वेज वो होती है जिसके नेटिव स्पीकर्स हों। तो संस्कृत डेड हो चुकी है, इसलिए इनकी लैंग्वेज चेंज होती हैं। सारी लैंग्वेज जो अभी ज़िंदा है, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, वो चेंज होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड डाई। यानी कि संस्कृत की जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि वो लैंग्वेज डेड हो चुकी है क्योंकि उसका कोई नेटिव स्पीकर नहीं है, उसका किसी भी शख्स की मादरी ज़ुबान नहीं है। ग्रो एंड एक्सपैंड, यानी कि वो बढ़ती भी हैं और उनमें इजाफा भी होता है। एवरी लैंग्वेज दैन इज़ अ कन्वेंशन इन अ कम्युनिटी, कि कोई भी जो लैंग्वेज है कोई कम्युनिटी की एक कन्वेंशन होती है कि उसकी रवायात को वो ज़ाहिर करती है और वो ख़ुद रवायात का मजमूआ होती है कि एक लफ्ज़ है उसका एक ही मीनिंग है, वो एक रवायत बन जाती है और फिर इसी तरह चलता है। इट इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव,
यानी कि दिस इज़ नॉट नेचुरल, दैट इट इज़ नॉट नेचुरल फॉर अ मैन टू बी अ स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज। ये हमें सीखना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ एक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, नो बडी गेट्स अ लैंग्वेज इन हेरिटेज। मैंने आपको कहा था कि अगर बच्चा ज़िंदा एक पैदा हुआ है, वो चाहे जितनी देर मर्जी ज़िंदगी रहेगा, उसी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में उसे लैंग्वेज नहीं सिखाई गई तो फिर वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। यानी कि इसकी एक उम्र होती है और उसका एक माहौल होता है, अगर उसके साथ आप बोलेंगे नहीं तो अल्टीमेटली फिर वो गूंगा ही रह जाएगा। तो ही एक्वायर्स इट, ही और शी एक्वायर्स इट, के इंसान इसे सीखता है। एंड एवरीबडी हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद एन इनेट एबिलिटी। इनेट एबिलिटी कुदरती सलाहियत है, कुदरती सलाहियत बोलने की तो है, लेकिन जब तक हम उसे कोशिश नहीं करेंगे सीखने की, तब तक हम इसे नहीं सीख पाएंगे। तो इनेट एबिलिटी होती है कि हमारे अंदर कुदरती सलाहियत है कि हम ज़ुबान को सीख सकें, लेकिन जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। एनिमल्स इनहेरेंट देयर सिस्टम है कम्युनिकेशन बाय हेरिडिटी, ह्यूमंस डू नॉट। कि बिल्ली पैदा होगी तो उसकी माँ उसे ना भी सिखाए, उसने म्याऊं म्याऊं ही करना है, लेकिन इंसान को जब तक सिखाया नहीं जाएगा तब तक वो अपनी लैंग्वेज को, जो कि उस सोसाइटी में बोली जा रही है, उसको नहीं सीख पाएगा और फिर बोल नहीं पाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो अगली जो क्वालिटी या करैक्टरिस्टिक या डिज़ाइन फीचर हम लैंग्वेज का पढ़ने जा रहे हैं वो पेज नंबर 11 पे है कि लैंग्वेज इज़ यूनिक एंड क्रिएटिव। तो इसको हम देखते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ यूनिक फिनोमेना ऑन द अर्थ, के ये एक बहुत ही यूनिक और अलग से एक बिल्कुल डिफरेंट सा एक फिनोमेना है कि लैंग्वेज पाई जाती है हमारी ज़मीन पे जिस पे हम रहते हैं। Other planets do not seem to have any language, although this fact may be invalidated if we happen to discover a talking generation on any other planet. But so far there is no evidence of the presence of language on the moon. कि जहाँ जहाँ इंसान गया है या जितने planets या मून को इंसान ने डिस्कवर किया है, वहाँ पर देयर हैव बीन नो साइन ऑफ लैंग्वेज, कि यहाँ पर कोई लैंग्वेज इस्तेमाल होती है या होती रही है। So there is nothing like language on other planets, but there is no doubt that language is present, and it is the most vibrant form of language which is being used by the human beings on this planet, which we call Earth. Each language is unique in its own sense, के जो हर language है वो अपने लिहाज से unique है, यानी different है। By this we do not mean that languages do not have any similarities or universals. इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि लैंग्वेजेस में सिमिलैरिटीज़ नहीं है, यानी लैंग्वेजेस में काफ़ी चीज़ें हैं जो मिलती जुलती हैं। इंग्लिश के कई वर्ड्स हैं जो कि उर्दू में भी या पंजाबी में भी मौजूद हैं। और यूनिवर्सल क्या होता है कि दुनिया में लैंग्वेज के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दे आर द सेम, यानी हर ज़ुबान में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह दूसरे ग्रामेटिकल फीचर्स होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हर लैंग्वेज यूनिक होती है, हालांकि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और यूनिवर्सल्स भी एक जैसे होते हैं। यूनिवर्सल से मुराद मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी नाउन, एडवर्ब, वर्ब, प्रोनाउन, सब कुछ, ये जितने कंपोनेंट्स होते हैं। ईच लैंग्वेज despite their common features and language universals, each language has its peculiarities and distinct features. Language has creativity and productivity. The structural elements of human language can be combined to produce new utterances which neither the speaker nor his hearers may ever have made or heard before any listener, yet which both sides understand without difficulty. तो इसी वजह से लैंग्वेज क्रिएटिव कैसे है कि वी कैन क्रिएट, जो पहले हमने पढ़ा यूनिक है कि लैंग्वेज का यूनिक फीचर क्या है कि ऑल्दो लैंग्वेजेस शेयर सम सर्टन कॉमन फीचर्स बट एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक, हर ज़ुबान दूसरे से मुख्तलिफ है, यूनिक है। और क्रिएटिविटी कैसे है कि वी कैन ऐड एज मच वर्ड्स और other things if we want. So despite their common features and language universals,
Each language has its peculiarities and distinct features. The language has creativity and productivity. The structural elements of human language can be combined to produce new utterances, यानी नए अल्फाज, नए जो बोलने वाले स्पोकन वर्ड्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच नीदर द स्पीकर नॉर हिज हेयर मे हैव एवर हैव मेड और हर्ड बिफोर एनी, कि हम नए वर्ड्स, क्रिएटिविटी क्या है कि हम नए वर्ड्स पहले से मौजूद जो वर्ड्स हैं उनसे बना सकते हैं. हो सकता है कि वो वर्ड्स पहले लोगों ने ना सुने हों, येट विच बोथ साइड्स अंडरस्टैंड विदाउट डिफ़िकल्टी, लेकिन क्योंकि वो उसी ज़ुबान से ही बनते हैं इसलिए लोग उनसे फेमिलियर होते हैं, तो उसे वो ईज़िली अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में. जिस तरह ये कोरोना में जो वर्ड्स आए जो पहले कई लोगों ने नहीं सुने थे, या इससे पहले मोबाइल फ़ोन जिसे आप स्मार्टफोन भी कहते हैं ये आया, तो जैसे ये सिम का वर्ड है या मोबाइल फ़ोन है. मोबाइल फ़ोन के ये वर्ड मोबाइल का पहले लोगों ने सुना हुआ था, जब आपने उसके साथ फ़ोन भी ऐड किया या स्मार्टफोन उसे कहा तो लोगों ने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया कि इससे मुराद ये जो डिजिटल गैजेट है जिस पे आप इंटरनेट भी बहुत आसानी से अब चला सकते हैं. पहले तो सिर्फ कॉल या मैसेज ही हम कर सकते थे. तो क्रिएटिविटी का एलिमेंट क्या है कि न्यू वर्ड्स जस्ट कीप ऑन कमिंग इनटू द लैंग्वेज. अच्छा जी, लैंग्वेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है उसमें इन्वेंशंस होती हैं, उसमें चेंजेस आती हैं, उसके साथ साथ लैंग्वेज में भी चेंजेस नेचुरली आती हैं. ओल्ड इज इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्राम मॉडर्न इंग्लिश, सो इज़ ओल्ड उर्दू डिफरेंट फ्राम मॉडर्न उर्दू. इसी तरह पंजाबी की मिसाल ले सकते हैं कि अगर हम आज से भाई बुल्ले शाह की पोइट्री पढ़ें, आज से ज़ाहिर है वो 200-300 साल पहले लिखी गई है, हीर वारिस शाह पढ़ें, तो उसमें आप देखेंगे कि देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम द लैंग्वेज विच वी यूज़ टुडे. तो वो ये है कि वो लैंग्वेज के अंदर क्रिएटिविटी होती है कि नए वर्ड्स आते रहते हैं. यानी कि अब हम पंजाबी भी बोलते हैं तो उसमें हम बहुत से उर्दू और इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं, जबकि पहले ऐसा था कि इसमें ज़्यादातर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे वो कौन से थे, वो संस्कृत थे. संस्कृत की जगह अब जो नए वर्ड्स आए हैं वो इंग्लिश से आए हैं, उर्दू से आए हैं, इसकी वजह से उसमें चेंज आई है. सो दिस इज़ द परमानेंट फ्यूचर ऑफ एनी लैंग्वेज दैट दे कि उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है. और क्रिएटिविटी से पहले हमने पढ़ा कि वो यूनिक होती है, कि हर लैंग्वेज यूनिक है, कि दूसरे से डिफरेंट है, आप देखते हैं, और उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है कि न्यू वर्ड्स जस्ट कीप ऑन कमिंग इनटू द लैंग्वेज और इट्स रेपर्टोयर. जी नाउ कम टू पेज नंबर 12. तो इसमें हम देखते हैं, ये पहली ही हेडिंग है कि लैंग्वेज हैज़ डुअलिटी. अब डुअलिटी क्या होती है ये देखें जी. द लैंग्वेज दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज कंसिस्ट ऑफ टू सब सिस्टम्स, साउंड एंड मीनिंग. डुअलिटी, डुअल होता है दोहरापन, दुई भी कहते हैं इसे उर्दू में. तो डुअलिटी क्या होती है? डुअलिटी होती है कि लैंग्वेज दो हिस्सों पे, एक बड़ी टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लैंग्वेज, ये फर्दर दो हिस्सों पे मुश्तमिल है. एक साउंड है और दूसरा मीनिंग है. यानी कि एक साउंड जो हम बोल रहे हैं किसी वर्ड के लिए, एक वर्ड है वो, और उसका एक मीनिंग है. तो देखें, अ फाइनाइट सेट ऑफ साउंड यूनिट्स कैन बी ग्रुप्ड एंड रीग्रुप्ड इनटू यूनिट्स ऑफ मीनिंग. ये साउंड्स को हम इस तरह, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो सिस्टमैटिक होता है, कि CAT कैट होगा, TAC कैट नहीं होगा, और वो मीनिंगफुल भी नहीं रहेगा. कि वो जो अटरेंसीज हैं अगर वो पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगी तो तभी वो मीनिंगफुल हो पाएंगी. कि उनको ऐसे हमने रीग्रुप करना होता है उन साउंड्स को जो कि फाइनाइट हैं, महदूद हैं, लेकिन उनको हम इस तरह रीअरेंज करते हैं, रीग्रुप करते हैं कि उनका मीनिंग नए बनते हैं, मीनिंग बदल जाते हैं. साउंड्स डिफरेंट होती है तो नेचुरली फिर उनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं. तो कहता है रीग्रुप्ड टू जनरेट फर्दर फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द हायर हायरार्किकल ऑर्डर. के वो पूरा एक ऑर्डर है जिसको हम फॉलो करते हैं. जैसे ये ग्रुप्स को हम पहले जब हमने पढ़ा था तो बेटा इस पर बात की थी कि जैसे हम कैटेगराइज कर लेते हैं जी, ये सारे सिनोनिम्स हैं, उनकी अलहदा से कैटेगरी बना लेते हैं. ये एंटोनिम्स हैं, उनकी अलहदा
फिर वो वर्ड्स जिनकी साउंड्स एक जैसी होती हैं, होमोफोन्स उन्हें कहते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, वी कैन प्रोड्यूस सेंटेंसेस थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग यूनिट्स इनटू डिफरेंट ऑर्डर, कि हम ऑर्डर को थोड़ा सा बदल देते हैं और उससे नए जुमले हम बना लेते हैं। एनिमल्स कॉल्स डू नॉट शो सच डुअलिटी, कि जो एनिमल्स की लैंग्वेज है उनके अंदर ये डुअलिटी का एलिमेंट नहीं पाया जाता, वो यूनिटरी होती है, कि उसके अंदर ये नहीं होता। वो सिर्फ साउंड है, हमारे यहाँ तो देखें उसके मीनिंग भी होते हैं, वो सिर्फ साउंड कर रहे हैं पैदा और दूसरा उस साउंड से उस सिग्नल को समझ आता है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो लैंग्वेज हैज़ डुअलिटी का मतलब ये है कि एक साउंड है और एक मीनिंग है। साउंड से मुराद आपका वर्ड है, ज़ाहिर वो को साउंड में ही आप बोलेंगे उस वर्ड को, और उसका एक मीनिंग भी होता है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अटरेंस है, सिर्फ आवाज़ है, साउंड है, इट हैज़ अ मीनिंग। तो ह्यूमन लैंग्वेज हैज़ अ वर्ड और साउंड, एंड द सेकंड थिंग इज इट इज़ हैविंग meaning too. So this is language and duality. Now we would move to the last two qualities of your language. So first we are going to discuss language has productivity. जी, तो प्रोडक्टिविटी क्या है, कि इसकी मदद से हम और नई चीज़ें डेवलप कर लेते हैं लैंग्वेज की मदद से, जो कि दूसरे जानवर या दरख्त नहीं कर सकते। वो कैसे, कि a speaker may have something that he has never said before and be understood without difficulty, कि कोई ऐसी भी वर्ड हो सकता है, कुछ साउंड हो सकता है जो कि आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप सुनेंगे पहली मर्तबा तो आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। Man uses the limited linguistic resources in order to produce completely novel ideas and utterances, कि इंसान के पास थोड़ी सी लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है, या थोड़ी सी साउंड्स को वो जानता होता है, या रिसोर्सेज होते हैं जिसकी मदद से वो बिल्कुल नए नए आइडियाज़ और नए नए ख्यालात या नए नए जुमले या वर्ड्स प्रोड्यूस कर पाता है। जैसे फेरी टेल्स, यानी ये जो फेरी टेल्स आप जानते हैं, ये जिन परियों की कहानियाँ, एनिमल फेबल्स होती हैं, कि ये जानवरों की कहानियाँ, दादी अम्मा नानी अम्मा से अगर आपने बचपन में कहानियाँ सुनी हो, जिसमें भैंस की कहानियाँ होती थी, चिड़िया की कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ, उन्हें फेबल्स कहते हैं, जिनमें जानवर भी, फेबल बेटा ऐसी कहानी होती है जिसमें जानवर भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहानियों में, फिक्शन में ये ऐसा ही चलता है। नैरेटिव्स, और फिर किसी चीज़ को आपने जो बयान किया है नैरेटिव की शक्ल में, about alien unheard of happenings in distant galaxies or non-existent words are perfectly understood by the listeners. तो जितनी कहानियाँ होती हैं या साइंस फिक्शन आप पढ़ते हैं, या जिस तरह वो आपने फर्स्ट ईयर में तीसरा सबक पढ़ा था, डार्क देवर एंड गोल्डन आइट, के वो लोग मार्स पे यानी मरीख पे चले जाते हैं। हालांकि मरीख पे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ना हवा है वहाँ, ना पानी है। तो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं, जो सस्टेन करने के लिए इंसान को या जानवरों को ज़रूरी होती है, उनमें से ऐसा कुछ भी उधर मौजूद नहीं है। लेकिन वो सारा उसने सबक लिख दिया, लेसन, पूरी शॉर्ट स्टोरी लिख दी। वो किस तरह पॉसिबल हुआ? थ्रू लैंग्वेज। के लैंग्वेज की वजह से, लैंग्वेज के अंदर प्रोडक्टिविटी होती है कि हम कहानियाँ लिख पाते हैं जो कि एक्चुअल में हुई भी नहीं होती। तो कहानियाँ, फेरी टेल्स, इस तरह के नैरेटिव्स, इस तरह की कहानियाँ, जैसे वो अरेबियन नाइट्स, अल्फ लैला की कहानियाँ आपने सुनी। फिर जितना फिक्शन आप पढ़ेंगे, जितने नावल हैं, जितनी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जितने ड्रामाज हैं, वो शेक्सपियर के हैं, बाद में भी लोगों ने लिखे, बैकेट वगैरह ने। तो ये सब कुछ लैंग्वेज के इस फीचर की वजह से, जिसे हम कहते हैं कि लैंग्वेज हैज़ प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो लैंग्वेज के अंदर प्रोडक्टिविटी पाई जाती है, जिसको सुनने वाला फौरी तौर पर समझ जाता है, चाहे उसने वो चीज़ें पहले ना भी सुनी हो या देखी हो। सो दिस इज़ इट फॉर लैंग्वेज हैज़ प्रोडक्टिविटी। जी, तो लास्ट फीचर हमारा जो हम डिस्कस करेंगे वो है लैंग्वेज हैज़ डिस्प्लेसमेंट। देखें, इंसान डिफरेंट एक तरह से इस तरह भी है लैंग्वेज के हवाले से, कि जो जानवर हैं वो वक्त पर जो हो रहा होता है प्रेजेंट में, उस पर ही बात कर रहे होते हैं। तो बेटा देखें कि लैंग्वेज की मदद से हम माजी में होने वाले जो वाक़यात जो कि गुज़र चुके, उनके बारे में बात करते हैं, और फिर हम अपने फ्यूचर की जो प्लानिंग करते हैं। कि देखें, जो बिल्ली है जो सिग्नल देगी म्याऊं म्याऊं करके या अपने बॉडी लैंग्वेज से, वो सिर्फ उसी वक्त का होगा।
जितने भी जानवर हैं जिनके अंदर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो परिंदे हैं, जानवर हैं, वो अपने प्रेजेंट पे तो जो भी उनकी ज़रूरत है उस लिहाज से भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन दूसरी बहुत सी खूबियों के अलावा इंसान की जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसके अंदर ये खूबी है कि वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर, वी कैन टॉक अबाउट पास्ट। तो ये जो खसूसियत है ये सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज में पाई जाती है, दूसरे किसी सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं पाई जाती। तो ये हम देखते हैं कि लिखा है कि लैंग्वेज हैज़ डिस्प्लेसमेंट, वन कैन टॉक अबाउट सिचुएशंस, places and objects far removed from one's present surroundings and time। कि ऐसी चीज़ें जो इस वक्त हमारे इर्द गिर्द या इस वक्त मौजूद नहीं हैं, उनके बारे में, ऐसी सूरत हाल, ऐसी जगहें, ऐसी ऑब्जेक्ट्स या ऐसी चीज़ें, उनके मुतल्लक हम बात कर सकते हैं जो कि अभी मौजूद नहीं हैं। वी ऑफ्टन टॉक अबाउट इवेंट्स दैट हैपन लॉन्ग टाइम अगो, कि हम बाज़ औक़ात हैं जैसे हम हिस्टोरिकल कोई कन्वर्सेशन करते हैं या टॉक करते हैं तो हम अमूमन ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो बहुत अरसा पहले बीत चुकी हैं, एंड एट अ डिस्टेंट प्लेस, या वो कहीं बहुत दूर दराज की जगह पे हैं। बॉम्बिंग इंसिडेंट इन आयरन्स लंडनरी 12 years बैक, जैसे 12 साल पहले, ये मिसाल है उसकी कि हम माजी में गुजरे हुए वाक़यात के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो देखें लंडनरी में जो आयरलैंड का एक जगह है वहाँ पर 12 साल पहले जो बॉम्बिंग एक्सीडेंट हुआ, हम उसके बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। इसी तरह द सिंकिंग ऑफ स्पेनिश आर्मडा इन द 16th century, ये एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा था, पूरा बहरी जहाज़ था जिसे हम शिप कहते हैं, वो डूब गया था समंदर में। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था उस वक्त, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसका लिटरेचर में काफ़ी ज़िक्र है और हिस्ट्री में तो ऑब्वियसली है ही। तो जितने भी पुराने हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, मतलब कहते हैं कि यहाँ पर आज से 600 साल पहले किन लोगों की हुकूमत थी, वो कैसे थे, वो अपने सिस्टम को कैसे रन करते थे, उस वक़्त हमारे यहाँ रस्म व रवाज कैसे थे, लैंग्वेज कैसी थी, कपड़े कैसे पहनते थे, खाने कैसे खाए जाते थे, यानी कि पूरी कल्चर और जो सिविलाइजेशन होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो कोई भी पास्ट का इवेंट है उसको हम उस पर बात कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर, तो देखें ये इसी तरह हम अपनी फ्यूचर की इतनी प्लानिंग करते हैं कि आने वाले दिनों में हम यूं करेंगे, ये किताबें पढ़ेंगे, ये बिज़नेस करेंगे, या ये वाली जॉब करेंगे, या ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे, घर होगा, गाड़ी होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ये फ्यूचर में, ये इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की वजह से हम माजी के वाक़यात को भी तफसील से डिस्कस करते हैं और फ्यूचर को भी। तो लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि वी कैन टॉक अबाउट द थिंग्स विच आर इन द पास्ट नाउ, और वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर एज वेल। तो ये है इसकी एक जो लास्ट क्वालिटी जो हम पढ़ रहे थे। मज़ीद इसकी जो तफसील लिखी हुई है उसको भी हम देख लेते हैं कि बीज यानी शहद की मक्खियाँ, देखें ये जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ये एक दूसरे को मैसेज कम्युनिकेट कर देती हैं कि इस जगह पे शहद मौजूद है, और उन्हें ये भी पता होता है कि पिछले साल उन्होंने कहाँ से शहद हासिल किया था या कहाँ पे शहद का छत्ता अपना बनाया था। तो बीज ऑफ कोर्स परफॉर्म डांसेस अबाउट द सोर्स ऑफ नेक्टर, यानी कि जहाँ पर फूल होते हैं, जहाँ से वो नेक्टर कहते हैं फूलों के रस को, कि जहाँ से ज़ाहिर है जो फूलों का जो रस है वो वहाँ से ही मिलेगा जहाँ पर फूल कसरत से होंगे। तो वो डांस करके एक दूसरे को ये तो मैसेज कम्युनिकेट कर देती हैं कि नेक्टर कहाँ पर मौजूद है, यानी कि फूल कहाँ पे हैं जहाँ से हम उन फूलों का रस हासिल कर लेंगे और शहद बनाएंगे। Bees of course perform dances about the source of nectar that is also removed from the place of dance, यानी कि वो दूर होता है। बी हाइव होता है ना शहद का छत्ता, कि वो वहाँ पे भी डांस करके आपस में बता देती हैं कि किधर हम जाएंगे तो वहाँ पर फूल हमें मिल जाएंगे जहाँ से हम अपना रस हासिल करके शहद बना सकेंगे। बट दे कैन नॉट कन्वे व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस सीजन। जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना कि बिल्ली नहीं बता सकती, कुत्ता नहीं बता सकता, कि इनके अंदर ये सिस्टम इतना डेवलप होता है ये हनी बी के अंदर, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि पिछले सीज़न में क्या हुआ था।
थ्रू देयर डांस फीचर। के डांस फीचर से वो सिर्फ यही बता सकते हैं कि किस साइड पे हम जाएंगे तो उधर फूल मिल जाएंगे जहाँ से हम अपना वो हनी कलेक्ट कर सकेंगे, हनी बना सकेंगे उस नेक्टर की मदद से। लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था अपनी डांस के ज़रिए। तो हम अपनी लैंग्वेज के ज़रिए हर चीज़ बता सकते हैं, चाहे पूरे पूरे इवेंट्स हमें याद होते हैं माजी के 10-10, 20-20 साल पुराने, तो वो नहीं है ऐसा कर सकती, वो पिछले साल का भी नहीं बता सकती। तो ह्यूमन बींग्स हाउएवर कैन नरेट इवेंट्स इन विच दे वर नॉट इन्वॉल्व्ड। हालांकि ये जितनी जंगें हुई हैं या जितने दुनिया के बड़े वाक़यात हुए हैं, ये इंडिया पाकिस्तान बने हैं, ये जितने इवेंट्स हुए हैं हमने खुद इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हुए, लेकिन हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, उन पर डिस्कशन कर सकते हैं, उन पर टॉक कर सकते हैं। So beta, this is it for your first question which we started when your classes started। तो वो क्योंकि आपकी वो प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें जूम में ठीक नहीं, कई बच्चों तक वो लेक्चर पहुंच नहीं पाया, कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है ये ऑनलाइन क्लासेस को, तो उन सब के लिए फिर ये मैंने कर दिया था। तो ये आपका लेक्चर ख़त्म हुआ, तो ये दूसरी रिकॉर्डिंग्स को भी मिला के पहले इसकी डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी, और अभी हमने इन लेक्चर्स में इसकी मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्हें डिज़ाइन फ़ीचर्स भी कहते हैं, जिन्हें इसकी क्वालिटीज़ और करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसमें से आप कोई 6 प्रिपेयर कर लें तो दे विल बी फार इनफ। तो उसमें उनको देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यानी कि ये लैंग्वेज, इसकी डेफिनेशंस, यानी कि व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, फिर व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स और व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, और फिर जो हमने इससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था वो ये था कि लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस। तो ये 3 क्वेश्चन फुली फ्लैश्ड आपके तैयार हो चुके हैं। इनमें से देयर आर मोर देन इनफ चांसेस कि इनमें से एक या एक से ज़्यादा भी सवाल आ सकता है, लेकिन ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि ये आपकी बुनियादें हैं, ये लिंग्विस्टिक्स की पूरी जो बिल्डिंग आप बिल्डअप करेंगे अपने माइंड में, तो इनका आपको पता होना, इन डेफिनेशंस का जानना, लैंग्वेज क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, और लिंग्विस्टिक्स क्या है, और लिंग्विस्टिक्स की मतलब डेफिनेशंस क्या हैं, और लिंग्विस्टिक्स साइंस कैसे है। तो ये तो वो हिस्सा है जो कि हमने अभी तक पढ़ा है। बट इन द कमिंग डेज आफ्टर द विंटर वेकेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट topics of the very first chapter. So those who have not bought their books, they should be buying it in a hurry, I mean, because then there won't be any time left. So thank you class, have a good day, and Allah Hafiz.